शुभ लाभ मित्रों, प्रॉपर्टी की पंचायत हमारी पहली सीरीज को आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा आप जानते हैं, प्रॉपर्टी की पंचायत एक एजुकेशन सीरीज है जो कंज्यूमर को ये बताती है कि किस तरह से उसे प्रॉपर्टी के बारे में अपने डिसीजन लेने चाहिए। प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम लकी हैं, हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे व्यक्ति जो लीगैलिटी प्रोफेशन में पिछले 15 साल से हैं और रियल एस्टेट को पिछले 20 से 25 साल से फॉलो कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं जितेंद्र गुप्ता जी का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जितेंद्र गुप्ता जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट के मीडिएशन पैनल पर हैं और रियल एस्टेट को फॉलो करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपने टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। थोड़ा सा शुरू करते हैं, मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। आप कैसे शुरू किया आपने और कब से रियल एस्टेट को फॉलो कर रहे हैं? मैं क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी लोग रियल एस्टेट में हैं और लगभग 2004 से मैं रियल एस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ को देखता रहा हूं और 2008 के आसपास जब मुझे लगा कि रियल एस्टेट में जो एक बूम 2004 से लेके 7-8 तक आया, तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट मार्केट जिस स्पीड से ग्रो कर रही है वो शायद उस स्पीड से जो उसका बाकी जो डेवलपर्स हैं वो उसको उतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन को वगैरह को नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एकेडमिक इंटरेस्ट से 2008 के आसपास धीरे धीरे लॉ को फॉलो करना शुरू किया कि इससे रिलेटेड क्या लॉज हो सकते हैं, कैसे रियल एस्टेट और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जो खास तौर पे हमारे फैमिली के क्लाइंट बेस थे, स्पेशली एनआरआईज जो बड़े कंसर्न रहते थे। एंड देन 2011 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन ओनली प्रैक्टिसिंग लॉ एंड क्योंकि एक बहुत बड़ा पीछे बेस रहा खास तौर पे रियल एस्टेट का और वो भी हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा रहा, तो 2011 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड वेयर रियल एस्टेट के काफ़ी सारे केसेस अलग अलग फोरम्स पे, चाहे वो कंज्यूमर फोरम्स हो, चाहे रेरा हो, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे आर्बिट्रेशंस हो और इवन कई केसेस में जहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स ने एफआईआर्स भी करा रखी हैं। सो वी आर हैंडलिंग रियल एस्टेट मैटर्स, फॉलोइंग इट ऑन ऑल फोरम्स। तो सर जैसे आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, तो इस जर्नी में आपको बहुत से चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होगी जिससे हमारे व्यूवर्स कुछ सीख सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज से लगभग 14 साल पहले, तो 14-15 साल पहले ये सिचुएशन थी कि ये मार्केट बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थी। जी, बहुत सारी प्री लॉन्चेस का टाइम था कि बिल्डर्स बिना लैंड लाइसेंस के प्रोजेक्ट्स फ्लोट कर देते थे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एश्योर्ड रिटर्न पे बिक जाते थे जिनका कुछ होता नहीं था और लोग वो सब्ज बाग देख के एश्योर्ड रिटर्न पे आ जाते थे, अलग अलग स्कीम्स चला के। बट अब ये धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि इन प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेरा जैसा एक्ट आया जिसमें एक एस्क्रो अकाउंट का प्रोविज़न आया जिससे कि पैसे डाइवर्ट ना हो, एक प्रोजेक्ट का पैसा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लगभग एज मच एज पॉसिबल रह पाए। कंज्यूमर्स को अलग अलग फोरम्स में, चाहे रेरा हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, आईबीसी हो जो एनसीएलटी के अंदर आता है, तो इस तरह के फोरम्स की एक एडवांटेज मिली कि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हुए और बिल्डर्स ने भी, क्योंकि बहुत बड़े जो बड़े बड़े नाम थे जब उन्होंने भी लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सके, जो अपने को अबव द लॉ समझते थे अपने पीक टाइम में, जब उन्होंने भी देख लिया तो उससे एक मैसेज इस कंट्री में ये गया कि अब अगर किसी को रियल एस्टेट का काम करना है तो दी कंज्यूमर इज़ द किंग। एंड आप ठीक है, थोड़ी बहुत आप अपनी अभी भी आप अपनी जिसे कहते हैं जाति कर सकते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको एक फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। आपको प्रोजेक्ट को तो डिलीवर करने पड़ेंगे और आपको प्रोजेक्ट को तरीके से ऑर्गेनाइज कर चलना भी पड़ेगा। सर जैसे मैं जितना सा रियल एस्टेट को फॉलो करता हूँ, काम करता हूँ, मैं 2 फेजेस में बांटता हूँ, एक प्री रेरा एक पोस्ट रेरा। तो प्री रेरा फेजेस में तो बहुत चैलेंजेस थे, लोगों के बहुत पेन्स हैं।
पोस्ट रेरा फेजेस में रेरा ने ऐसे क्या क्या 2-3 अच्छे पॉइंट्स कंज्यूमर के को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जो इनका वो इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या 3-4 पॉइंट जो भी आप बताना देखो, चाहें? रेरा के अंदर पहली तो एक चीज़ ये आ गई कि पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स जो होते थे वो वन साइडेड होते थे। जी। रेरा के अंदर एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट का एक स्ट्रक्चर बन गया कि एक मॉडल एग्रीमेंट है और लगभग जो एग्रीमेंट है वो उन्हीं लाइंस पे होना चाहिए। यहाँ तक कि पहले बिल्डर्स डाल देते थे कि पेनल्टी हम इतने 5 रुपये फुट देंगे, जो कि नेग्लिजिबल होती थी। जी। अब ये है कि अगर किसी का प्रोजेक्ट डिलेड है तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एज पर रेरा मिलेगा, जो कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है, जो कि सेटल्ड है। सो आपका डिलेड पेनल्टी सेटल हो गया। जी। दूसरा, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आ गया। ओके। तीसरा, क्योंकि जो रेरा के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट का प्रोविजन आया, तो उससे क्या है कि पेमेंट जो है वो कलेक्ट होके बिल्डर को भी वो फेजेस में मिलती है, और वो जी। तभी मिलती है जब वो स्टेजेस डेवलपमेंट की हो जाती हैं आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम एन इंजीनियर एंड फाइनेंशियल पर्सन, तभी जाके वो पैसे को रिलीज कर सकता है। ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो रेरा की वजह से हुई। पेनल्टी, एग्रीमेंट, एस्क्रो, ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेजर हैं। बाकी छोटी आई मोटी थिंक चीज़ें, एक चीज जो सुपर स्ट्रक्चर, सुपर कार एरिया, Yes, कारपेट एरिया, एक वो भी बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मेजर बिल्कुल, इम्पैक्ट आप ठीक क्रिएट कह रहे करता हैं है। कि पहले जो एक सुपर एरिया जैसी एक एम्बिगुटी जैसी चीज़ होती थी, वो अब डिफाइन करनी पड़ गई है। इवन जैसे पहले कार पार्किंग से रिलेटेड जी। जो चार्जेस वगैरह होते थे, नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। अगर आप कर रहे हो तो उसकी भी क्लैरिटी जो है वो ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अभी भी उसके अलग अलग लॉज हैं कि आप बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते, बट it has become more of a standardization now. Things have become more in black and white in documentation, जो कि पहले मिसिंग था। काफी अच्छा मतलब बूस्ट मिला है इसको, इंडस्ट्री को भी इस रेरा के आने के बाद। पर सर, जो पहले के लोग हैं जिनके डिलीवरी आज तक नहीं हुई है, अभी स्ट्रक्चर भी नहीं बने और ऑलमोस्ट 80% पेमेंट कर चुके हैं, 70% पेमेंट कर चुके हैं, अब वो तो हर तरह से स्टक है, ना तो वो किसी एपिलेट अथॉरिटी में जा पा रहे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, उनका पेन कैसे दूर हो लीगल तरीके देखो, से? लीगली भी ये चीज़ सेटल्ड है कि जिन प्रोजेक्ट्स का हैंडओवर नहीं हुआ, जी। चाहे वो रेरा आने से पहले के हों, उन पे भी रेरा अप्लाई करता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि रेरा अगर 2017 में आया तो किसी ने अगर प्रोजेक्ट पहले बुक किया है, एज लॉन्ग एज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नहीं हुई, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो रेरा में लाई करेगा, और अगर आप चाहोगे तो उसको रेरा में अप्रोच कर सकते हो, और रेरा अथॉरिटीज उस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्डर कर सकती है। मतलब उसके जो कंज्यूमर के राइट्स है वो पोस्ट रेरा और प्री रेरा सेम हो गए हैं। सेम है। तो अगर आज अब कोई बिल्डर पोस्ट रेरा फेज में भी अगर अपने कमिटमेंट्स फुलफिल ना करे, तो फिर कंज्यूमर को किस तरह से अपना मूव करना चाहिए? जैसे वो रेरा में मूव करता है वो जी। बेसिकली सेम देखिए, दोनों फोरम्स जो हैं, कंज्यूमर कोर्ट और जो रेरा है, जी। उन दोनों की अब राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट एक फिलॉसफी बड़ी क्लियर हो गई है। 2-3 लॉ सेटल हो गए हैं। पहला ये है कि अगर कोई डिले है प्रोजेक्ट की हैंडओवर में, तो डिले अगर आपकी है तो देन ये कंज्यूमर की चॉइस है कि वो डिलेड प्रोजेक्ट लेना चाहता है कि नहीं। कंज्यूमर हैव अ राइट टू डिमांड रिफंड विद इंटरेस्ट। ओके। ये नहीं है कि वो इनडेफिनेटली वेट करेगा। पहले कर जाता था, अब ये है कि अगर प्रोजेक्ट में डिले है और अगर कंज्यूमर को लगता है कि वो अब उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो वो रेरा या कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू दोनों जगह से वो लगभग उस रिफंड को ले सकता है। ओके। एंड सेकंड, कई जगह पहले आपने देखा होगा कि बिल्डर्स अपनी लाइबिलिटी बचने के लिए बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के एक पोजेशन फॉर फिट आउट्स के नाम से कहानी करके एक नकली पोजेशन लेटर दे देते थे, जिससे एक्चुअली टाइटल तो नहीं मिलता था, ना तो वो पोजेशन सर्टिफिकेट होता था, ना ही आप बिल्डर जो है वो कंज्यूमर के नाम पे कन्वेंस करा सकता है या कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये भी चीज़ सेटल हो गई है कि बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के दिया हुआ पोजेशन इज एन इनवैलिड पोजेशन, चाहे वो डिलेड पेनल्टी के लिए हो या मेंटेनेंस चार्ज करने के लिए हो। वो दोनों आप तभी कर सकते हो जब आप पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो। सर, नेचुरल एक कॉमन जो एक कंज्यूमर है उसको बहुत टर्मिनोलॉजी का पता नहीं होता, कभी बिल्डर की सीसी नहीं आई, कभी ओसी नहीं आई, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो उसको बिल्डर से बिल्कुल एज ए राइट मांगने चाहिए और जो उसको ये पोजीशन को उसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये लॉफुल ओनर है उस प्रॉपर्टी का? देखो, अगर हम सीक्वेंस में चलें
जी, तो पहला तो यह है कि प्रोजेक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। दैट इज रेरा लाइसेंस। नॉट रेरा लाइसेंस नहीं, पहले तो जो अगर हम हरियाणा में बैठे हैं तो हरियाणा में डीटीसीपी का लाइसेंस होना चाहिए। ओके, कि अगर आप ग्रुप हाउसिंग बना रहे हो, टाउनशिप बना रहे हो या आप कमर्शियल बना रहे हो, तो आपके पास, आपने अगर मान लो ज़मीन किसान से खरीदी है तो उसका आपने लाइसेंस लिया होगा टू डेवलप इट इनटू अ ग्रुप हाउसिंग और वो। सो पहली चीज़ है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, आपके पास नक्शे पास होने चाहिए जी, और आपके पास रेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नॉर्मली नक्शे हो सकता है कि आपको बिल्डर से ना मिले और ना देख पाए, लेकिन जो लाइसेंस है वो डीटीसीपी की साइट पे आप चेक कर सकते हो, दैट इज इन पब्लिक डोमेन। ओके, सेम वे रेरा का भी आप जो पब्लिक डोमेन में रेरा भी चेक कर सकते हो, बल्कि बिल्डर के लिए मैंडेटरी है, अगर वो एडवर्टाइज कर रहा है तो उसे अपना रेरा नंबर देना है। और वो Okay. रेरा नंबर दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसको रेरा नंबर तभी मिलेगा जब उस पर लैंड लाइसेंस होगा। ट्रू, सो पहला तो रेरा नंबर जरूर चेक करना ये चाहिए। मैंडेटरी है। दूसरा, कई केसेस में आप देखोगे कि जो आपके एग्रीमेंट में उन्होंने पोजेशन लिखा है वो रेरा के पोजेशन से डिफरेंट हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? भाई क्योंकि जैसे आपने प्री रेरा स्टेज की बात की, ओके, प्री रेरा में किसी ने एग्रीमेंट बनाया, उसने तब रेरा के अंदर कुछ लिखा, अच्छा, लिखा नहीं लिखा, उन्होंने अपने अंदाजे से 3 साल डाल दिया, लेकिन जब रेरा में लाइसेंस अप्लाई किया तब उन्होंने बाद में अप्लाई किया तो वो टाइम चेंज कर दिया। तो Okay. आपको ये देखना है कि आपका एग्रीमेंट में पोजेशन लेटर क्या, डेट क्या दी हुई है और रेरा में पोजेशन क्या दी हुई है। एक और फर्क होता है कि बिल्डर नॉर्मल प्रैक्टिस में एक छपा छपाया एग्रीमेंट छाप रहे होते हैं, यानी किसी ने जनवरी में बुक कराया उसको भी 3 साल का एग्रीमेंट करेंगे, किसी ने दिसंबर में बुक कराया उसको भी 3 साल का एग्रीमेंट करेंगे। ओके, जबकि रेरा में डेट फिक्स होगी कि उनका पोजेशन क्या है। सो दी पोजेशन डेट एज पर रेरा चेक करना बड़ा ज़रूरी है। रेरा सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है कि जिनसे, एंड थर्ड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कि अगर कोई बिल्डर आपको कहता है कि आपका, अब पेनल्टी से बचने के लिए कहता है कि जी आपका हमने पोजेशन रेडी है आप ले लो, तो आपको सबसे पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इंसिस्ट करना चाहिए। और ये यूजुअली प्रैक्टिसेस में देखा गया है कि बिना ओसी भी लोग यहाँ पर पोजीशन दे देते हैं। तो ये सीसी और ओसी में फर्क क्या होता है? सीसी तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो तब मिलता है जब कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। Okay. उसकी सारी हैंडओवर इंक्लूडिंग अगर उसमें कोई ईडब्ल्यूएस वगैरह की रिक्वायरमेंट जी। है, सो सीसी इज एट अ लेटर स्टेज। ओके, मिनिमम अर्लियर स्टेज इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम ओसी बोलते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट का है। अगर 3 टावर का भी आया है तो 3 टावर का भी पार्ट ओसी मिल सकता है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गेटिंग अ पार्ट ओसी आल्सो। तो विदाउट ओसी कोई बिल्डर पोजीशन ऑफर कर ही नहीं सकता, और अगर कर रहा है तो वो लीगल नहीं है, वो उसकी गलत है। रजिस्ट्री भी नहीं होगी शायद। नहीं होगी, और गलत इसलिए भी है क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करता है कि बिल्डिंग इज फिट फॉर ऑक्यूपेशन। ओके, अगर एक बिल्डिंग के पास फिट फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है और आपने वो बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर ली, जी। अगर कंज्यूमर ने इंसिस्ट करके कई बार अपना किराया बचाने के लिए या अपना टैक्स बेनिफिट के लिए उन्होंने इंसिस्ट करके जबरदस्ती आपने राइट वेव करके पोजीशन ले भी लिया, तो सच मायने में तो कंज्यूमर खुद को रिस्क पे रख रहा है। दैट मीन्स दैट बिल्डिंग इज नॉट फिट फॉर ऑक्यूपेशन, इट डज नॉट हैव द नेसेसरी फायर एंड अदर अप्रूवल्स इन प्लेस। हो सकता है लिफ्ट का अप्रूवल ना हो, फायर का अप्रूवल ना हो, तो बिना उसी के प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहिए। तो सर अब जैसे 3 तरह की कोर्ट्स, सिविल कोर्ट हैं, अपने रेरा कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। एक कंज्यूमर को अगर वो स्टक है, कहीं कहीं फंस जाए, तो कहाँ जाना चाहिए, किस कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, कहाँ से उसको जल्दी रिलीफ मिलेगा, थोड़ा उसके बारे में हमें गाइड करें। देखिए, पहली तो 99% केसेस में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं लाई करती, क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट जो होते हैं उनमें डिफॉल्ट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है वो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है जी। तो जहां आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाती है वहां सिविल कोर्ट आउट हो जाता है, मतलब वो वहां जा ही नहीं पाएगा, वो सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकता। ओके, सो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसमें सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके। सेकंड, अब आ जाती है कंज्यूमर के पास 3 चॉइसेस हैं, वो रेरा में जा सकता है, वो कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, और तीसरा वो जा सकता है एनसीएलटी में भी। अच्छा, अगर एनसीएलटी में जाने का प्रोविजन ये एनसीएलटी मैं कहूंगा कि सबसे फास्टेस्ट है, बट सबसे रिस्की है, क्योंकि एनसीएलटी जो फोरम है वो ये है कि अगर वहां पर कोई कंप्लायंस नहीं हुई तो कोर्ट उस कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो एक आईआरपी या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करके, तो कई बार उस कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो रिस्क पे आ जाती है। ओके। एनसीएलटी कई बार एक लास्ट स्टेप होता है, लेकिन शायद जो कंपनी इन अ वे डिफंक्ट हो चुकी है
या जहां से सारा पैसा साइफन हो चुका है। अगर आज आप किसी, बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि रेरा में या कंज्यूमर कोर्ट ने डिक्री दे दी और अवार्ड पास कर दिया, लेकिन वो अवार्ड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कंपनी के पास अकाउंट में पैसे नहीं है। तो विच मीन्स कि जब कंपनी एक्चुअली में इंसॉल्वेंट है या बैंक्रप्सी की स्टेज पे है, लेकिन आप एक अवार्ड पे, आपने पहले एक लिटिगेशन की, पैसे खर्च किए और पता चला कि वो आप अवार्ड एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंसी कोर्ट में अगर वो कंपनी जो कि लगता है कि सॉल्वेंट नहीं है और वो लास्ट स्टेज पे है, तो जो अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की कंपनी होगी वो कभी इंसॉल्वेंसी फेस नहीं करेगी, वो चाहेगी कि रिजॉल्व करे। लेकिन इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाने के लिए, एनसीएलटी में जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो या तो 10% ऑफ अलॉटीज होने चाहिए एक प्रोजेक्ट के। एक रेरा सर्टिफिकेट को अगर हम लें तो उसे एक रेरा के अंदर जितने हैं वो 10% ऑफ द अलॉटीज होने चाहिए या 100, विच एवर इज मिनिमम। ओके, विच मीन्स कि अगर 900 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो आपको 90 अलॉटीज चाहिए। ओके, और अगर 2000 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो 100 अलॉटी चाहिए। 10% और 100 इकट्ठे होंगे तो वो एनसीएलटी जा सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली कंज्यूमर को या तो रेरा में जाना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम इंडिया के लगभग हर जिले में है, रेरा की बेंच किसी किसी जिले में है। तो कई बार वो मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो जाता है कि लोग कन्वीनियंस के हिसाब से रेरा जाना चाहेंगे या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना चाहेंगे। तो जैसा आपने कहा भी सिविल कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि आर्बिट्रेशन लगा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई रीसेल का प्रोडक्ट है, सेकेंडरी मार्केट जिसको हम बोलते हैं, सिंपल सेल एंड परचेज है, अगर वो बायर और उसके एटीएस में कोई डिफॉल्ट हुआ है तो क्या वो सिविल कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अगर बिल्डर से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, क्योंकि रेरा लगा हुआ है बिल्डर पे, जी, कंज्यूमर फोरम की डेफिशिएंसी लगी हुई है बिल्डर पे। ओके, अगर दो इंडिविजुअल्स में कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ और उस एग्रीमेंट टू सेल में डिस्प्यूट हो गया, चाहे वो बनी बनाई प्रॉपर्टी है, चाहे किसी ने किसी की अलॉटमेंट के राइट को इनहेरिट करते वक्त उस एग्रीमेंट टू सेल में कोई डिस्प्यूट पड़ गया, तो उन दोनों के एग्रीमेंट में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, नहीं तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। कई जगह आजकल बिल्डर बाय एटीएस में भी, एग्रीमेंट टू सेल्स में भी आर्बिट्रेशन क्लॉज डलने लग गई है, फिर वो भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर वो उसमें आर्बिट्रेशन डली होगी तो आर्बिट्रेशन करेंगे, और अगर कोई क्लॉज नहीं लिखी तो वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहां लाई करेगी जहां वो प्रॉपर्टी लाई करती है। और अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, कई बार ना कंज्यूमर डिफॉल्ट कर जाता है, तो बिल्डर के पास भी क्या कोई राइट देती है ये कोर्ट्स? देखिए, रेरा जो है ये डबल एज स्वॉर्ड है। ओके, रेरा सिर्फ कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, रेरा दोनों की ऑब्लिगेशन प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, जब एक मॉडल एग्रीमेंट बन गया तो उस मॉडल एग्रीमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटी की है वो अलॉटी को फुलफिल करनी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है वो बिल्डर को फुलफिल करनी है। अगर अलॉटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी जो डिलेड इंटरेस्ट है एज पर एग्रीमेंट वो बाइंडिंग है, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा और उसके बाद अगर बिल्डर को राइट्स हैं उस अलॉटमेंट को कैंसिलेशन करने के, तो उसमें उसके ऊपर अर्नेस्ट अमाउंट की फॉरफीचर की लायबिलिटी भी है। मतलब दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्डर को भी और कंज्यूमर को भी, ताकि ट्रांजैक्शन एक स्मूथ ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो। क्योंकि देखिए एक और बात है, इसमें एक सोशल इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है जिसकी सपोज कीजिए एक गिवन टाइम के बाद जो लोगों की मार्केट एक्सपेक्टेशन थी वो एप्रिसिएशन नहीं आई जी, और सपोज करो उस वजह से वो प्रोजेक्ट डिले भी हो गया, कंज्यूमर्स ने उसमें पेमेंट देनी डिले कर दी, अब प्रोजेक्ट डिले हो गया यानी कि लोगों का रिफंड मांगने का राइट भी हो गया जी, और अब अगर हर बंदा रिफंड मांगने लग गया तो जो जेन्युइन जिस बंदे ने बैंक लोन लिया हुआ है या जिसने टाइमली पेमेंट की है वो तो प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट का कैश फ्लो अफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। सो इसीलिए आपको राइट्स बैलेंस करने होते हैं उन लोगों के भी जो टाइमली पे कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। सो जो सिंपल डिफॉल्टर है, जो शायद सिर्फ स्पेकुलेटिव आए, सिर्फ ये देख के कि एक टेंटेटिव एक पीरियड में लोगों को लगा कि बूम है और शायद बुकिंग अमाउंट पे प्रीमियम आने लग जाएगा, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो पूरा प्रोजेक्ट खरीद सकते हैं कि नहीं, उनके पास बैंक फंडिंग या सेल्फ फंडिंग थी या नहीं थी, बट जो शायद एक शॉर्ट टर्म के लिए एंटर किए और अगर वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं ले पाए तो ये वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट की हेल्थ को अफेक्ट भी कर सकते हैं। और उससे मार्केट में स्पेक्यूलेशन भी बढ़ता है और फेक मार्केट बनता है और उससे ही तेजी भी बनती है। कई बार ऐसा देखा भी गया है, पहले भी देखा गया है। यूजुअल
अब मार्केट भी शायद ये सिनेरियो फेस कर रहा है या करने वाला है। बट आपने नोटिस किया होगा कि इसमें हमेशा एक करेक्शन आती है। बिल्कुल आती है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम जिसे रियलिस्टिक प्राइस बोलते हैं, जब रियलिस्टिक प्राइस और जब फ्रेश लॉन्चेस में गैप आता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक टाइम तक, जब तक मार्केट में जिसे कहते हैं कि फंडिंग आ रही होती है, चाहे बाहर से आ रही है या इंस्टीट्यूशनल आ रही है या कॉरपोरेट आ रही है, तो वो फंडिंग आती है। लेकिन जब वो प्रीमियम आना बंद हो जाता है तो फिर एक्चुअल यूज़र को टेक ओवर करना पड़ता है, और जब एक्चुअल यूज़र आता है मार्केट में तो फिर एक वो करेक्शन आती है। और इसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा बेस्ट है कि अगर आपको जब कभी उसी लोकेलिटी में जी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनकी रीसेल में और उसी विसिनिटी में एक फ्रेश बुकिंग में जब सब्सटेंशियल गैप हो, दैट मीन्स कि देयर इज अ गैप बिटवीन द रियलिस्टिक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। सब्सटेंशियल गैप कितना, मतलब आप मानते हैं परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ, ताकि इजी समझ में आए? देखिए, सब्सटेंशियल गैप अगर आज की डेट में हम ये सोचें कि एक आदमी एक साथ पैसे दे रहा है जी, जो कि अगर आज आप बनी बनाई प्रॉपर्टी लेंगे तो एक साल पैसे दे रहे हैं, ट्रू, दूसरी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो स्टेजेस में दे रहे हैं, लीवरेज। सो एक वो बैंक फंडिंग को मानते हैं। तो अगर हम एक बैंक की फंडिंग को 10-12% का भी मानते हैं जी और एक 3 साल का पोजेशन पीरियड है, तो 30-35% तक का अगर कोई गैप है तो दैट मीन्स कि वो रियलिस्टिक है। और उसमें एक एडवांटेज ये भी होती है कि जो नया प्रोजेक्ट बनता है उसमें सारी कंस्ट्रक्शन नए सिरे से होती है, इंटीरियर नए सिरे से होते हैं, आज वक्त के साथ साथ नए फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, HVAC सिस्टम, क्लब मॉडर्नाइज्ड होता है। सो 30-35% का गैप है तो वो आप एक मॉडर्न, एक नई चीज़ के लिए प्लस एक मार्केट में उसकी इंटरेस्ट वैल्यू को भी लगाओगे तो वो वैल्यूएबल है। लेकिन अगर एक विसिनिटी में 6,000 रुपये फुट का प्रोजेक्ट है और उसी के एडजॉइनिंग में आपको नया प्रोजेक्ट 12,000 या 15,000 का मिल रहा है, तो उसमें मेरे हिसाब से भले ही फीचर्स बहुत रिच हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें दैट मीन्स देयर इज अ स्कोप ऑफ करेक्शन। ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये मार्केट इसी तरह से मूव करता है, कई बार पहले भी देखा गया, अब भी देखा जा रहा है। सर एक और चीज़, एक हिडन सा सीक्रेट है कि भाई रियल एस्टेट में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए इस मार्केट को या कंज्यूमर को कि ये जो गैप है, जो एक सर्किल प्राइस है और एक जो एक्चुअल प्राइस है, उसको मैनेज किया जा सके, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो और कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो? देखो, आपको इसमें सबसे पहले कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी जी, कि ऐसा क्यों है कि मैजिकली किसी भी एरिया में 90-95% ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो सर्कल रेट के आसपास होते हैं। ऐसा क्या है कि सर्कल रेट एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि हर प्रॉपर्टी सिर्फ सर्कल रेट पे बिकती है, वहीं पे गैप क्रिएट होता है। ट्रू। और उसका गैप को क्रिएट, और अगर आप बहुत सारे लोग जो कि जिनके पास बैंक फंडिंग अवेलेबल, जो सिर्फ बैंक फंडिंग पे डिपेंडेंट हैं, या जो NRIs हैं जो कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं, वो हमेशा चाहेंगे कि देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द सेल वैल्यू। वो चाहेंगे कि एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंटेड, बट उसमें गैप आता है। तो मेरी आपके फोरम के थ्रू रादर गवर्नमेंट को 2 सजेशंस हैं कि एक, अगर धीरे धीरे करके हम स्टैम्प ड्यूटी को सिग्निफिकेंटली डाउन कर दें। ओके, अगर आज 7% है, ये धीरे धीरे लेके 2-3% पे आ जाए। और सिमिलरली जो कैपिटल गेन है, खास तौर पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी सब्सटेंशियली लो आ जाए, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि इंडिया का कोई भी सिटीजन ऐसा होगा जो कि सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू में गैप रखना चाहेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी कम है तो हर बायर ये चाहेगा कि वो as much as possible market value should be equal to circle rate, and same way जो सेलर है, अगर कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट कम होगा तो वो ये चाहेगा कि द वैल्यू ऑफ हिज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सर्कल रेट। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और ये एक वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है कि जब भी कभी लोअरिंग ऑफ टैक्स परसेंटेज की जाती है तो टैक्स बेस हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। गवर्नमेंट को टैक्स कम नहीं आएगा और उससे जो एक पैरेलल इकोनॉमी रियल एस्टेट में चलती है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी। मतलब एक कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, बायर सेलर दोनों के लिए ही। तो ये बड़ा अच्छा एक सजेशन है जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी कोशिश करेंगे आगे बढ़ाएं। सर इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, बहुत से NRIs इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने होम टाउन्स में कर रहे हैं, अलग अलग स्कोप में कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? क्योंकि वो लोग, जब भी हम जितना भी इंटरेक्ट करते हैं NRI बायर से, उसको इंडिया पे भरोसा है,
ग्रोथ पर भरोसा है, पर उसको कहीं ना कहीं डर उसके अंदर रहता है कि यार पहले की स्टोरीज उन्होंने सुनी होती, जब वो गए थे उनके पेन पॉइंट्स हैं। तो उस डर को टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, या उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें? उनके लिए आपकी क्या ओपिनियन है जो एनआरआई बायर्स हैं? देखो, पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया का लैंड मास को अगर देखें जी। तो लैंड फाइनाइट है। सो अल्टीमेटली True. इन द लॉन्ग टर्म कितनी बार भी करेक्शन हो जाए, द मार्केट ऑफ द रियल एस्टेट एज फार एज, चाहे वो प्लॉट्स हों या फ्लैट्स हों या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कई कंट्रीज ऐसी हैं, कनाडा है, यूएसए है, जहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। सो प्लस अगर आप उधर बैंक की इंटरेस्ट देखो, 2-3% पे लोग वहाँ पे बोरो कर सकते हैं, और इंडिया में ओवरऑल रियलिस्टिक मार्केट में भी एप्रिसिएशन परसेंटेज इज ऑलवेज हाइयर। सो इट इज़ अ प्रॉमिसिंग मार्केट, इट्स अ प्रॉमिसिंग मार्केट। बट जैसे मैंने आपको बोला कि वी शुड नॉट रन आफ्टर दी, जिसे कहते हैं गोल्ड रश। अगर हम रियलिस्टिक मार्केट प्राइस पे लेते हैं तो बेनिफिट है। अगर हम कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी, अगर आज किसी भी विसिनिटी में हम अगर नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो हम उसकी रेंटल वैल्यू ले सकते हैं जी। हम उसके बाकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो कम से कम पहला रिस्क ये खत्म हो जाता है कि हमारी मनी जो है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी, प्रिंसिपल आपका सेफ हो जाता है। पहली चीज़ ये, क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगी तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगी, और अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉपर्टी की ग्रोथ है। सेकंड, एनआरआई को लेकिन अगर ये है कि बैकअप में वो अपना फ्यूचर रेजिडेंस देख रहा है कि कभी इंडिया में आना है, तो वो हो सकता है कि उस हिसाब से वो जो अपनी लग्जरीज या जो फीचर्स या बेनिफिट्स देख रहे हैं, तो ठीक है, देन इन दैट केस द रिटर्न और एप्रिसिएशन डज नॉट मैटर, देन दे शुड सी द बेनिफिट्स, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द बिल्डर, एंड जो मैंने चेक पॉइंट शुरू में कहे कि लाइसेंस, रेरा रजिस्ट्रेशन और वो सब है या नहीं है, पेपर वर्क है कि नहीं। एनआरआई से स्पेशली ये है कि दे शुड नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन ईमेल्स एंड डिस्टेंस। वो दे शुड, उनको इंडिया में तब इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो फ्रीक्वेंटली इंडिया पर्सनली आके वंस इन अ वाइल देख सकें जो उनका सप्लाई चेन है, चाहे वो उनके रियल्टर हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या बिल्डर है, सो दैट ऐसा ना लगे कि भाई वो सिर्फ एक, क्योंकि कई कंट्रीज में वो लोग इतने टाइम गैप पे कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, एंड दे डू नॉट गेट द प्रॉपर सपोर्ट। हाँ, सिर्फ ऑनलाइन पर ना जाके टच एंड फील वाला फैक्टर हमेशा रखें, मतलब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सर, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों ने कहा जब आप आए तो मैं आपसे पूछूं, कई बार ऐसा होता है मिस हैपनिंग हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड, कोई मेंबर जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी, कई बार उनके साथ अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है और वो चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में फैमिली को क्या राइट्स हैं, वो कैसे उस चीज़ को आगे लेकर जाए? देखिए, एक तो जो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है सर, इधर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया फैमिली में, या फिर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया, तो दोनों कंडीशन में उनके क्या राइट्स होते हैं? देखो, पहले तो डिवाइस की बात करते हैं। डिवाइस के केस में तो यू शुड हैव अ विल। ओके। कई जगह हालांकि बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट में नॉमिनी का भी नाम लिखवाते हैं जी, जॉइंट अलॉटी का भी नाम लिखवाते हैं, बट विल का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एंड विल शुड बी रजिस्टर्ड। विल शुड बी रजिस्टर्ड एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड विल वैलिड नहीं होती, अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड होती है, दोनों चैलेंज हो सकती हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड विल को चैलेंज करने के रीजन ज्यादा होते हैं, रजिस्टर्ड विल कम चैलेंज होती है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग लैक्यूना बताता हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में रियल एस्टेट में देखा, आपने कई जगह देखा होगा कि बाद में कई बार फैमिली मेंबर्स में, ब्रदर्स में, सिस्टर्स में आपस में नहीं बन पाती और रियल एस्टेट से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। लोग हमेशा एक गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि विल सिर्फ एल्डरली को चाहिए। ओके। ये सोचते हैं कि यंगस्टर्स को विल नहीं चाहिए, जबकि सपोज कीजिए आज आपसे किसी यंगस्टर ने इन्वेस्टमेंट की और उसकी डेथ हो गई और उसने कोई विल नहीं छोड़ी, एज पर इंडियन लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे एक शेयर होल्डर उसकी वाइफ होगी, एक उसके बच्चे होंगे और एक उसकी मदर होगी। ओके। अब अगर मदर ने विल नहीं छोड़ी तो मदर के शेयर होल्डिंग से उसके सिबलिंग्स वापस उसकी प्रॉपर्टी में, यानी कि अगर आज किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उसने विल नहीं छोड़ी, तो उसकी डेथ के बाद उसकी मदर एंटर कर गई, उसकी वाइफ एंटर कर गई, और एक तो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को एंटायरली प्रॉपर्टी नहीं मिली, मदर एंटर कर गई। ट्रू। और अगर मदर ने एज और हेल्थ के रीजन से मदर ने भी आगे विल नहीं छोड़ी,
तो खुद के कमाए हुए पैसों में आपके सिबलिंग्स एंटर कर गए एंड यू हैव क्रिएटेड अ प्लेस फॉर डिस्प्यूट। सो मैं आपके फोरम से रादर जो यंगस्टर्स से यंगस्टर्स हैं उनको ये ज़्यादा अपील करूंगा, बजाय जो सीनियर्स हैं उनको शायद पता हो या नहीं पता हो, लेकिन यंगस्टर्स के लिए और भी ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर्स के केस में शायद मदर आज पिक्चर में ना हो तो उनके सिबलिंग्स के वो दिक्कत ना आए, लेकिन यंगस्टर्स के केस में विल होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड स्टेज। आप अपनी विल को 10 बार रिवाइज कर सकते हो अपनी अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में, बट आपके पास बैकअप के लिए हमेशा एक विल बनी होनी चाहिए। तो लेकिन अगर नॉमिनेशन या को एप्लीकेंट है उस केस में प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू नॉमिनेशन ओनली और को एप्लीकेंट ओनली? नॉमिनी प्रॉपर्टी के केस में नहीं माना जाता। ओके, नॉमिनी में बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड अदरवाइज, बट लीगली स्पीकिंग जो विल है वो सुपरसीड करती है। को एप्लीकेंट के राइट रहेंगे। मान लीजिए किसी ने हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ का 50% शेयर रहेगा। ओके, बट जो हस्बैंड का बैलेंस 50% है वो या तो विल से फॉलो करेगा, या अगर विल नहीं है तो फिर जो विल के ना विल होने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे फॉलो करेगा। उस केस में ये हो सकता है कि अगर एमिकेबली, जैसे मान लो मदर है, मदर ने कहा कि ठीक है जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मदर ने अपने राइट्स रिलिंक्विश कर दिए इन फेवर ऑफ डॉटर इन लॉ एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो हो जाता है। बट एक अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप अपने लाइफ टाइम में एक रजिस्टर्ड विल बना सकते हो फॉर ऑल योर एसेट्स, जिसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हो, तो आप बहुत सारी लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लेकिन 10-20 हज़ार रुपए एक विल रजिस्टर करने में खर्च नहीं करना चाहते। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, मेरे लिए भी ये बड़ी एक नई बात है। तो मुझे जैसे हर प्रॉपर्टी की अलग विल भी हो सकती है? आप सिंगल देखो, नहीं, लेट्स से अगर किसी बंदे ने 4 प्रॉपर्टी ली और वो 2 पर विल बना देता है, 2 पर इंटेंशनली नहीं बनाता है। एक्चुअली में तो आप बनाने को बना सकते हो, आप एक ही विल में अपनी सारी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। ओके। और जो प्रॉपर्टी नहीं भी है, एक स्टैंडर्ड लाइन होती है कि इन प्रॉपर्टीज के अलावा एनी अदर प्रॉपर्टी दैट इज बीन एक्वायर्ड बाय मी और वुड बी एक्वायर्ड बाय मी इन माय लाइफ टाइम विल बी ट्रांसफर्ड टू सो एंड सो। ओके, तो विल इज द ओनली वे जिससे पीसफुल काम हम कर सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे लेट से अगर फिनेंशियल क्रंच में आ जाता है, आज मैंने 5 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बुक किया, आज मेरी फिनेंशियल्स अच्छी हैं, मैंने गो थ्रू किया, लेकिन आगे चल के मेरा बिजनेस या फिनेंस कहीं चैलेंज हो गया, तो कैसे इस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं? एक तो हो गया भाई हार्मनी के थ्रू बात कर बिल्डर से कर सकते हो, बट मैंने जैसे आपको बताया कि रेरा के अंदर अब आपके एग्रीमेंट में जो राइट्स हैं वो बड़े क्लियर हैं कि आपको अगर उस केस में अगर आपको एग्जिट करनी भी है तो जो आपकी डिडक्शन है वो बड़ी लिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, विच इज योर अर्नेस्ट मनी। ये ना केवल बिल्डर्स के केस में, इवन जो आपके फ्रस्ट्रेटेड एग्रीमेंट टू सेल होते हैं जहां पे एग्रीमेंट टू सेल फेलियर हो जाते हैं, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो भी आप किसी एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट देते हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं जी। एक होता है अर्नेस्ट अमाउंट, एक होता है पार्ट पेमेंट। मतलब मैं आपके माध्यम से अगेन, जो लोग बनी बनाई प्रॉपर्टीज को, प्लॉट्स को, घर को खरीदते हैं, वो कोई एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, तो उनको इन 2 लैंग्वेज को बड़ी स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि ये अर्नेस्ट अमाउंट है और बैलेंस जो भी हम देंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट पेमेंट। विच मीन्स कि अगर एग्रीमेंट टू सेल फ्रस्ट्रेट हो गया तो वर्स्ट केस में आपका सिर्फ अर्नेस्ट अमाउंट फॉरफिट होगा, ना कि पार्ट पेमेंट। तो यूजुअली ये 10% होता है, क्योंकि 10% इज द एक्सपेक्टेड। कई केसेस में 15% भी हो जाता है, 10 to 15%। बट अब रेरा के केस में, क्योंकि मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, रेरा की भी बात कर रहा हूँ और नॉन रेरा की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग 15% भी कर लेते हैं, कई बार 25% भी कर लेते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में अर्नेस्ट अमाउंट और पार्ट पेमेंट क्लैरिफाई होनी चाहिए। सो जैसे आपने बोला किसी का फाइनेंशियल क्रंच है तो वर्ष कम वर्ष उसका अर्नेस्ट अमाउंट जाना चाहिए। और जहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप रीसेल मार्केट में आप अपने रियल्टर के थ्रू या अदरवाइज अगर आप अपने को एग्जिट करके अगर नो प्रॉफिट नो लॉस या सम प्रॉफिट पे भी निकल सकते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट इज ऑलवेज देयर। I think this is the great podcast regarding the all of this. सर आप अपने एक्सपीरियंस से एक बायर जो पहली बार मार्केट में एंटर कर रहा है या एक इन्वेस्टर है जो भाई थोड़ा सा सरप्लस मनी चाहता है, उनके लिए आपके कोई भी 2 अच्छे सजेशंस ताकि हम गुड नोट पर चीज़ों को समाप्त करें? पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि डू नॉट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन नॉट च्यू, विच मीन्स कि आप सिर्फ भेड़ चाल में मत चलें। ये मत सोचें कि आप एक बुकिंग अमाउंट के चेक पे प्रॉफिट कमाने गए हैं, क्योंकि अगर वो मार्केट उस तरह से सपोर्ट नहीं रहा तो आप उस पैसे को डुबो देंगे। आपके पास जितने की भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको खरीदने की कैलकुलेशन होनी चाहिए।
ये True. अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए कि या तो आप उसे अपने फंड से ले सकते हो या आप उसको बैंक से ले सकते हो। तो आपको अपनी बैंक एलिजिबिलिटी भी चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि आपका सिबिल ठीक है कि नहीं। अगर आज आप लेने जाते हो तो आप कितने के बैंक फंडिंग ले रहे हो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एंड सेकंड, एज आई सेड कि आपको इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि अब आपके पास जो बजट है उसमें आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी सेफर रहेगी, या अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो फॉर न्यू फीचर्स एंड अदर थिंग्स तो थोड़ा सा आप ट्रैक रिकॉर्ड देख के लो और पेपर वर्क देख के लो। बिल्डर की गुडविल वगैरह सब चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों जितेंद्र गुप्ता जी से हमने बहुत बहुत अच्छी बातचीत रही, और हमारी कोशिश यही है कि हम रियल एस्टेट को जितना ऑर्गेनाइज्ड और जितना प्रोफेशनली चला सकें, समझ सकें, उस तरह से डील करें। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप हमारे मोटिवेशन के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि अगली सीरीज़ कौन सी बनानी है हम उसके लिए भी तैयार हो सकें। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जितेंद्र गुप्ता जी, आपका आने के लिए। शुभ लाभ मित्रों। थैंक यू।